हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर की तैयारी में आज हम लोग एक चैप्टर लेके चलते हैं आपका अधिनियम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अगर देखा जाए इसका मतलब यह होता है कि जो वस्तु आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए या पूरे समाज के लिए, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट किसी वस्तु को आवश्यक अधिनियम में रख सकती है और उसको हटा भी सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक ऐसा कानून है जो दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के जमाखोरी, कालाबाजारी करने से रोकता है, जिससे जिससे इनकी कालाबाजारी और एमआरपी में अधिक दाम लेने से रोक लगाती है। पहले तो ये एक चीज है कि एमआरपी जो रेट होता है वो गवर्नमेंट तय करती है इसमें, और आपको कालाबाजारी से रोका जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में जिन चीजों को शामिल किया गया है, सरकार उन चीजों को उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। इस कानून में मनचाहे दाम पर बेचने पर जमाखोरी या कालाबाजारी में 7 साल का जेल तक का प्रावधान है। अधिकतम आपको 7 साल का जेल हो सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में दर्ज क्रमांक 33 में खाद्यान्न के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के नियंत्रण हेतु संसद द्वारा लोकहित में कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पहले ही है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य जन साधारण के हित में आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार तथा वाणिज्य को क्या करना, नियंत्रित करना है। अधिनियम क्या कहता है? तो अधिनियम 1 अप्रैल 1955। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1955। कैसे याद करोगे? अप्रैल फूल, अप्रैल फूल मनाया। अप्रैल फूल कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। तो 1 अप्रैल को गवर्नमेंट हम हमारे साथ अप्रैल फूल मना रही, ऐसे करके मनाना कि भाई आवश्यक वस्तु हमको प्रदान करेगी। तो 1 अप्रैल जल्दी याद हो जाएगा। धाराएं कितने हैं? इस अधिनियम में कुल 16 धाराएं शामिल किए गए। यहाँ शक्तियां क्या है? तो जिले के सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं के उपरोक्त नियंत्रण से संबंधित इस अधिनियम की अधिकांश शक्ति जिले के कलेक्टर को दी गई। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसको प्रदान की गई है? तो जिले के कलेक्टर को प्रदान की गई है। सरकार अगर किसी चीज को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह पैकेज प्रोडक्ट एमआरपी तय कर दे। मैंने जो पैकेट है उसमें उसका रेट तय करना सरकार का जिम्मेदारी हो जाती है, सरकार का अधिकार हो जाता है। आप मनमानी आप दाम नहीं ले सकते। उस दुकान से अधिक दाम पर चीजों बेचने पर सजा हो सकती है। आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस धारा 2 उपखंड क के अंतर्गत 7 बड़ी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया है। औषधि, दवाई, उर्वरक, कार्बनिक, अकार्बनिक, मिश्रित जो भी हो, खाद्य पदार्थ जिसके अंतर्गत खाद्य, दाल, चावल, गेहूं, गन्ना, गुड़, चीनी, तेल और तिलहन शामिल है। लेकिन हमको ये याद रखना है कि सितंबर 2020 से संशोधित बिल द्वारा अब हटा दिया गया। मैंने ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि दाल, चावल, गेहूं, गन्ना, गुड़, चीनी, तेल और तिलहन को आवश्यक वस्तु की धारा से कब हटाया गया? तो सितंबर 2020 से संशोधित बिल द्वारा इसे हटा दिया गया। पूर्णतः कपास से बना अट्टे, सूत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल, और सातवां खाद्य फसलों के बीज, फलों तथा वनस्पतियों के बीज, पशु चारे के बीज, जूट और कपास के बीज। समय समय पर सरकार देश की परिस्थिति के अनुसार इन 7 आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में अन्य आवश्यक वस्तुओं को जोड़ सकती है और हटा भी सकती है। हाल ही में देश के विदेश में फैली कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इस सूची में 2 वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची में जोड़ा गया था, सैनिटाइजर और मास्क। और वर्तमान में आवश्यक वस्तुओं से इन दोनों चीजों को भी क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। क्वेश्चन बन सकता है कितने संख्या में है? तो 7 संख्या में। ये अंदर का हो सकता है। कब हटाया गया? गुड़, चीनी, तेल, तिलहन, आलू और चावल को तो सितंबर 2020 को हटा लिया गया था। ये क्वेश्चन आपका बनता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के कुछ प्रावधान को देख लेते हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार है। कोई भी अधिनियम धारा 1 में नाम और विस्तार से चलता है। यह अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत होगा। परिभाषा अधिकांश जितने भी अधिनियम है जो धारा 2 परिभाषा को इंगित करती है। कलेक्टर से इसका तात्पर्य है कि अंतर्गत अपर कलेक्टर और ऐसा अन्य अधिकारी भी है जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो
और जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्य का पालन और उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए। अर्थात कलेक्टर अगर अपने सहयोगी या अपने किसी अधिकारी को, अगर वो कलेक्टर नहीं है, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, अगर वो शक्ति देता है तो इस कंडिका का हक वो भी कलेक्टर ही कहलाएगा। खाद्य फसलों के अंतर्गत गन्ने की फसल भी आती है। क्वेश्चन बन सकता है कि खाद्य फसलों के अंतर्गत क्या फसल आती है, तो खाद्य फसलों के अंतर्गत गन्ने की फसल आती है। आवश्यक वस्तु की घोषणा धारा 2 का में की गई है। धारा 2 का, इस अधिनियम की धारा 2 का 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भाई कौन घोषित, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो यहाँ पर हाईलाइट है, केंद्र सरकार ही कर सकती है। अथवा पूर्व से अनुसूची में शामिल किसी आवश्यक वस्तु को हटा सकती है। यह अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल किसको प्राप्त है? किसी भी वस्तु को शामिल करना वो 7 कंडिका में, और किसी भी वस्तु को हटा देना केवल आपको केंद्र सरकार को प्राप्त है, राज्य सरकार को नहीं है। उपधारा 2 के अधीन जारी किसी अधिनियम द्वारा या भी निर्देश दिया जा सकेगा कि अनुसूची में ऐसी वस्तु को सामने या घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी। ऐसी वस्तु 6 माह से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में भी निर्दिष्ट की जाए आवश्यक वस्तु समझी जाएगी। 6 माह याद रखना, 6 माह के लिए आगे बढ़ाना तो आपको संसद में केंद्र सरकार को पास कराना पड़ता है। केंद्रीय सरकार लोकहित में उक्त 6 माह की अवधि को आगे विस्तार कर सकेगी। उपधारा 2 अधीन जारी की गई कि प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में इसको रखा जाएगा जब किसी वस्तु केंद्र सरकार किसमें रखती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखती है। आवश्यक वस्तु को उत्पादन, प्रदाय, वितरण और आदि शक्ति के नियंत्रण की शक्ति धारा 3 में। धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही आपको नियंत्रण की शक्ति पूरा देता है, किसमें करेगा किसमें नहीं करेगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 3 में वर्णित है। इस धारा के अंतर्गत अनुसूची में शामिल आवश्यक वस्तुओं को उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार वाणिज्य के विनियमित प्रतिषेध के लिए निम्न अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। किसी आवश्यक वस्तु को उत्पादन, विनिर्माण के लिए लाइसेंस, परमिट या अन्य किसी तरीके से विनियमन करना, किसी भी बंजर कृषि योग्य भूमि को खाद्यान्न फसलों या किसी अन्य निर्धारित खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अंतर्गत लाना, खाद्य फसलों की खेती को बनाए रखना, उनको बढ़ाना, अनुसूची में उल्लेख आवश्यक वस्तु के क्रय विक्रय हेतु कीमत को नियंत्रित करना, अनुसूची में उल्लेखित आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय, प्राप्ति, उपभोग आदि के लाइसेंस, परमिट या किसी अन्य तरीके से विनियमित करना, आवश्यक वस्तु के विक्रय से रोके रखने अथवा अवैध भंडारण को प्रतिबंधित करना, या आवश्यक वस्तु के क्रय विक्रय के कारोबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध आवश्यक वस्तु की स्टॉक की समस्त मात्रा अथवा उसका निर्धारित मात्रा को विक्रय हेतु प्रावधान करना। ये सारी 6 कंडिका धारा 3 के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार कर्तव्य एवं अधिरोपण आदि धारा 4 में बताया गया। ये धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र या राज्य सरकार किसी अधिकारियों को उस आदेश के उल्लेखित शक्तियों को प्रयोग और कर्तव्य के निर्वाह हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। खदानों का अधिग्रहण धारा 6 का यहाँ पर मैंने इस धारा के आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत जारी किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में जब्त की गई वस्तु को राजसात या अधिग्रहण की शक्ति कलेक्टर को दी। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भाई किसके 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला तो है कि कलेक्टर को किस धारा का अधिकार प्राप्त है, राजसात करने का या जब्त करने का, धारा 6 का में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि खदान का अधिग्रहण की शक्ति किसको है, तो कलेक्टर को है। वो राजसात कर सकता है और अधिग्रहण कर सकता है। हाँ, शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति को जब्त आवश्यक वस्तु को राजसात करने तो कलेक्टर द्वारा उसका विक्रय नियंत्रित कीमत पर अथवा नीलामी करके भी निराकरण किया जा सकता है। मैंने खराब ना हो, वस्तु को मूल्य प्राप्त हो, इस प्रकार कलेक्टर को अधिकार है कि तुरंत उसका नीलामी कर सके। जब्त सामग्री खाद्यान्न होने की स्थिति में, माने गेहूं चावल होने की स्थिति में उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर उसे राशन कार्ड धारियों को विक्रय करने का आदेश भी दिया जा सकता है। धारा 6 का इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त की गई आवश्यक वस्तु, पशु, वाहन आदि के मालिक को राजसात की कार्रवाई के पूर्व सूचना दिए जाने, उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान करते हैं। अर्थात यह होता है कि भाई किसी से भी बिना सुने में कार्रवाई नहीं करूंगा। आपको बोलने का हक है, आपको सुनने का हक है। आपका अगर सम्मान को हड़पा जा रहा, आपने उन धारा 3 की कंडिका को उल्लंघन किया तो भी आपको न्यायालय या आपको बोलने का अधिकार है, अपनी सफाई देने का अधिकार है। किसमें दिया गया? धारा 6 का में दिया गया।
अपील। अगर आप रुष्ट हैं किसी कलेक्टर की कार्रवाई से या राज्य सरकार की कार्रवाई से, तो आप किसको अपील करोगे? इसके लिए प्रावधान धारा 6 गा में माने रोना गाना, भाई मेरे साथ ऐसा भूल हो गया, तो ऐसे करके याद करो कि रोना गाना करना। अपील 6 गा में अपील का अधिकार। अब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अपील का अधिकार किसमें किया गया? तो धारा 6 गा में किया गया। याद रखना, गा से गाना गाना। धारा 6 का के अंतर्गत की गई आवश्यक वस्तु का राजस्व संबंधी कार्रवाई के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति के 1 माह के भीतर अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया। अर्थात आपका अगर जब्ती बना लिया गया है कोई अधिकारी द्वारा आपके माल को, तो आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ठीक है, अपील कर सकते हो। कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर अपील कर सकते हो। अपील कहां की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ राज्य धारा 6 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आवश्यक वस्तु जो राजस्व संबंधी आदेश पर जिला एवं सेशन जज न्यायालय को सुनवाई का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसको अधिकार दिया गया? तो जिला एवं सेशन जज न्यायालय को अधिकार दिया गया है। दंड व्यवस्था किसमें दी गया? धारा 7 में दिया गया। 7 में दंड व्यवस्था है। आपको अगर मालूम है कि अधिकतम 7 वर्ष का कारावास, तो 7 में ही दंड व्यवस्था भी दिया गया। इस धारा के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के समांतर न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 7 वर्ष, न्यूनतम पूछेगा 3 माह, अधिकतम पूछेगा 7 वर्ष पर कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा दोषी व्यक्ति पर जुर्माना देने का भी दंड लगाया जा सकता है। साथ साथ चल सकता है। साथ साथ जज चाहे तो आपको 7 साल का कारावास या 3 माह का कारावास दे और साथ में जुर्माना भी आरोपित कर सकता है। धारा 7 का केंद्रीय सरकार की कुछ रकम भू राजस्व के बकाये को वसूल किए जाने की शक्ति देती है। अर्थात अगर आप पर फाइन ठोका गया, आप नहीं पटा रहे, तो केंद्रीय सरकार आपके जमीन से, आपकी संपत्ति से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकती है। क्वेश्चन बन सकता है किस रूप में वसूल करेगी? तो भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगी। जहां कोई व्यक्ति जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी रकम का संदाय करने के लिए या जमा करने के व्यतिक्रम करता, माने टाल मटोल करता है, तो सरकार द्वारा ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से ऐसी रकम के वसूल किए जाने की तारीख तक प्रतिवर्ष 15% की दर से उसे संगणित साधारण ब्याज सहित भू राजस्व के बकाये के रूप में लोक मांग के रूप में वसूल की जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने परसेंट के हिसाब से? तो 15% की दर से आपसे वसूला जा सकता है। प्रयत्न को भी इसमें, प्रयत्न और दुष्प्रेरण को भी इसमें दोषी बनाया गया। किसमें? धारा 8 में। अगर धारा 3 के किसी भी कंडिका का उल्लंघन करने का आप प्रयत्न भी करते हो, तो आपको दोषी बनाया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रयत्न और दुष्प्रेरण का जो दोषी है किस धारा में किया गया? तो धारा 8 में किया गया। इस धारा में प्रयत्न अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश को उल्लंघन का प्रयत्न या उल्लंघन करने हेतु लोगों को बहकाया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा उस आदेश का उल्लंघन किया गया है। मिथ्या कथन को धारा 9 में आपको बताया गया। धारा 9 इस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश से अपेक्षित होने पर व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर अथवा गलत रिकॉर्ड दस्तावेज रखने पर संबंधित को 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंड किया जा सकता है। मिथ्या कथन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस धारा में? तो धारा 9 के अंतर मिथ्या कथन है। अर्थात आप हो सकता है कि आपने कालाबाजारी की है, आप जमाखोरी कर रहे हैं, आपने जो फॉर्म है या आपने जो रजिस्टर है उसमें गलत सूचित किया है, इस प्रकार आप मिथ्या कथन कर रहे हो और इसके तहत आपको 5 वर्ष तक का, अगर आप प्रूफ होता है तो 5 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कंपनी द्वारा अपराध, कंपनी जो भी कंपनी होता है, जो लिमिटेड कंपनी, उनके द्वारा अपराध करेगा तो भाई कंपनी को तो नहीं ले जा सकता। तो जो कंपनी के अंतर्गत जो वास्तव में चाहे मैनेजर हो चाहे उसका मालिक हो, जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको दंड दिया जाएगा। तो कंपनी द्वारा अपराध धारा 10 के अंतर्गत है। धारा 3 के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश का किसी कंपनी द्वारा उल्लंघन करने पर कंपनी के कारोबार का संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषी माने जाएंगे और दंड का भागीदार होंगे। अपराधों का संज्ञेय होना। संज्ञेय अपराध वह होता है, इसको समझने की कोशिश करना, संज्ञेय अपराध वह होता है जो वह अपराध जिसको बिना वारंट के, जिसमें जो पुलिस अधिकारी होता है किसी भी व्यक्ति को अगर बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, वो संज्ञेय अपराध होता है। अतः संज्ञेय अपराध हो सकता है बिना वारंट के। तो इसको जो है, इस अपराध को
अपराध को है 1955 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को संज्ञेय बनाया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कैसा है, संज्ञेय है या जमानती है या असंज्ञेय है या अजमानती है। यह अपराध संज्ञेय है। धारा 10 का इस धारा के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया अपराध वर्तमान में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह धारा 1967 में जोड़ी गई। 1967 में अपराध का संज्ञेय और जमानती होने का प्रावधान था। 1974 में संसद द्वारा किए गए संशोधन से धारा 10 का से जमानती शब्द निकाल दिया गया है। अपराधों का संज्ञान की बात किया जाए, अपराधों का संज्ञान का अर्थ होता है कि अपराधों को कौन लेगा, कौन इसको दृष्टिगत करेगा, ये लेगा। धारा 11 इस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए अपराधों का संज्ञान लेने का प्रावधान किया गया। भारतीय दंड संहिता धारा 21 की परिभाषा केवल लोक सेवक या शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने का उल्लेख किया गया। अर्थात कोई आम व्यक्ति रिपोर्ट करे कि उसने जमाखोरी की है तो नहीं करेगा, न्यायालय उसको नहीं करेगा। कौन कर सकता है? तो केवल शासकीय जो अधिकार धारा 21 के तहत आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 21 के तहत जिसको लोक सेवक बोला गया है, लोक सेवक अगर बोला गया तो लोक सेवक अगर रिपोर्ट करता है तभी न्यायालय उसको लेगा, संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और लोक सेवक के अंतर्गत बहुत सारी चीज आते हैं। वो अधिकारी भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर भी हो सकता है, यहां तक कि सरपंच भी हो सकता है। लोक सेवक का क्राइटेरिया में हम अध्यक्ष सारी चीज को लिया जाता है। जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध धारा 12 यह धारा 1974 में जोड़ी गई तथा इसमें धारा 3 के अधीन किए गए आदेश को उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किए किसी व्यक्ति पर न्यायालय द्वारा 5,000 रुपए से अधिक जुर्माना आदेश जारी करने का प्रावधान किया गया। आपसे कितना लिया जा सकता है? न्यूनतम 5 है, अधिकतम कितना भी हो सकता है, अर्थात 5,000 रुपए से अधिक जुर्माना घोषित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, देखो सद्भावना पूर्वक मतलब होता है आपका कोई दिली इच्छा नहीं थी कि आपको किसी को हानि पहुंचाए। इस प्रकार का अगर काम होता है तो उसको बोलते हैं सद्भावना पूर्वक कार्य, लेकिन सिद्ध होना चाहिए। धारा 15 धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के क्रियान्वयन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण केस नहीं दर्ज किया जा सकता। आपने अगर सद्भावना पूर्वक कार्य किया है तो कोई केस दर्ज नहीं होगा। और लोक सेवक का अभियोजन, अगर लोक सेवक हो सकता है आपने लोक सेवक पर बेईमानी के आरोप लगाया, लोक सेवक दुश्मनी निकाली हो, लेकिन अगर लोक सेवक सद्भावना पूर्वक कार्य करता है तो उस पर भी कोई आरोप नहीं लगेगा। लोक सेवक को अगर अब कार्रवाई करना है तो सिंपल सा 15 का कहता है कि उसके नियोक्ता से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। अर्थात धारा 3 के अंतर्गत जारी आदेश के क्रियान्वयन हेतु लोक सेवक या शासकीय कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु किए गए कार्यों के दौरान किए गए कृत्यों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जिसका विभाग कर्मचारी है उसके पूर्व मंजूरी के बिना उसके विरुद्ध अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका जिसका अधिकारी है, उस जिस कार्यालय का अधिकारी है, उससे आपको उसके मेन से उसके हेड से आपको अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाके आप लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजित किया जा सकता। टोटल धारा 16 थे, 15 तारीख इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।